हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे, बस की यात्रा। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है और ये एक यात्रा वृतांत है, यानी कि अपनी यात्रा के दौरान जो घटनाएं उनके साथ हुई है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी है, बस की यात्रा। तो आइए इस चैप्टर का हम पहले सार जानेंगे, सारांश, और फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपके लेखक हैं वो इस बस के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो एक जर्जर अवस्था में बस है, इसमें यात्रा के दौरान उनके साथ जो है जो घटनाएं हुई हैं वो यहाँ पर हमें बताई गई हैं। तो देखिए, बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृतांत है। जैसे व्यंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत गंदी सी शर्ट पहनी है और मैंने कहा, अरे वाह बहुत सुंदर तुम्हारी ये शर्ट है, तो ये एक व्यंग है। तो यहाँ पर जो है ये एक यात्रा वृतांत है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। यह लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो ज्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह दी थी। अब लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी, यानी कि बहुत ही टूटी फूटी हालत में वो उन्हें लगी। उन्हें लगा बस जो है वृद्धावस्था में है, यानी कि बहुत पुरानी हो गई है। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है, यानी कि अब जो है ये बहुत ही क्या हो गई है, बुरी स्थिति में है, यानी कि इसमें बैठने लायक नहीं है। इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे, यानी कि जिस कंपनी का वो बस था तो उसके ही जो है एक हिस्सेदार भी वहां पर थे। उसके अनुसार बस एकदम ठीक ठाक है। वो क्या बताता है कि बस बिल्कुल ठीक ठाक है और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उसमें जाएं या ना जाएं। ठीक है। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज्यादा विश्वसनीय है। अब लेखक के वहां पर कोई डॉक्टर मित्र था तो उन्होंने क्या कहा, जो नई नई बस होती है उस नई नवेली बस से ये ज्यादा विश्वसनीय है, यानी कि विश्वास की पात्र है, क्योंकि ये अनुभवी है। ठीक है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया जो छोड़ने आए थे। वे इस तरह देख रहे थे मानो वे दुनिया से जा रहे हो। ठीक है। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी, क्योंकि बहुत ही जर्जर अवस्था में वो बस थी, बहुत ही पुरानी थी। उसके जो है पेज जो पंजरे हैं वो सारे टूटे हुए थे। सीट भी ढंग से नहीं थी। खिड़कियों से बचे खुचे कांच भी जो है गिरने की स्थिति में आ गए थे। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दे। उन्हें लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई, जिसमें भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर बैठा नहीं बल्कि अटका है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम हो रही थी और लेखक का बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उसे डर लग रहा था। तो अब बस जो है उसकी जो जहाँ पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें भी छेद हो गया था। ठीक है। अब जो है पूरा जो है यहाँ पर लेखक जो है बस की ये स्थिति देख करके वो डर गए थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का जो है स्टीयरिंग भी ना टूट जाए, यानी कि जिससे वो आगे कंट्रोल करता है तो वो भी ना टूट जाए, उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। तो जब आप बस से जाते हैं या किसी भी
यातायात के साधन से जाते तो आपको चलते हुए पेड़ दिखते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो पेड़ थे वो उन्हें अपने दुश्मन लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। लेखक ने क्या कहा, चलते हुए जो पेड़ उनको दिख रहे हैं वो उनको दुश्मन लग रहे थे। उनको लगा कि कोई भी पेड़ ऐसा हो सकता है जिस पर बस टकरा सकती है। और सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता था कि बस इसमें गोता न लगा जाए, कि कहीं उस झील में न चली जाए। ठीक है। इसी बीच बस पुनः रुक गई। एक बार तो पहले रुक गई थी क्योंकि टंकी में छेद हो गया था। अब ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। अब ड्राइवर ने कई प्रयास किए लेकिन फिर भी बस नहीं चली। अब कंपनी के हिस्सेदार बस को क्या कर रहा था, फर्स्ट क्लास की बात बताते हुए इसे जो है अभी महज संयोग बता रहे थे। जो कंपनी का जो आदमी था वो अभी भी क्या कह रहा है कि ये अभी भी फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो ये बस रुकी हुई है ये महज सिर्फ एक संयोग है, संयोग बस ये हो गया है, नहीं तो बस अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। अब लेखक क्या कहते हैं कि ये बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई वृद्धा जो महिला है वो थक करके बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। ठीक है। अब कह रहे हैं उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़े। देखिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अंत्येष्टि होती है। तो बस के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, लेखक ने क्या कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई वृद्धा है ना, और इतने लोग जब उसमें बैठ गए हैं तो कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है ना, प्राणांत यानी कि उसकी मृत्यु ना हो जाए और जो लोग इसमें बैठे हैं उन्हीं को इसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। ठीक है। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर फिर से कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर उसकी जो रफ्तार थी अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो अब फिर से जो है, अब इस बस की फिर से क्या हो गई, इसका टायर फट गया और ये झटके से, अगर ये जो बस है वो झटके से रुक गई। अब स्पीड में होती तो वो उछल जाती और नाले में गिर जाती, लेकिन वो बहुत धीरे चल रही थी पहले से, तो अब जो है वो वहां पर रुक जाती है। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को जो है श्रद्धा भाव से देख रहा था, क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस पर सफर किए जा रहा था। अब जो है लेखक क्या सोच रहा है कि जो ये कंपनी का हिस्सेदार है उसे पता है कि बस की इतनी बुरी हालत है, फिर भी वो स्वयं भी अपनी जान को, अपने प्राणों की जो है न्यौछावर कर रहा है उस पुरानी बस पर। अब लेखक जो है उसे गुस्से से नहीं बल्कि श्रद्धा भाव से देख रहा था, क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफर किए जा रहा था। उसे पता था बस की इतनी बुरी हालत है और कहीं भी बस जो है जाकर के टकरा सकती है या किसी नाले में या किसी झरने में या किसी नदी में वो गिर सकती है, लेकिन फिर भी वह उस बस में यात्रा कर रहा था। इसलिए लेखक यहाँ पर उसको श्रद्धा भाव से देख रहे थे। ठीक है। वह बस में सफर किए जा रहा था, परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब लेखक क्या कहते हैं कि जो ये अपने जान की परवाह किए बिना यहाँ पर काम कर रहा है इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, तब जाकर कि वो वहां पर यदि अपने प्राणों को त्याग भी देता, अपने जान की बाजी दे भी देता तो उसका ऊंचा नाम होता। अब इस बस में मर के इसका क्या नाम होगा, इसलिए जो है यहाँ पर लेखक उसको श्रद्धा भाव से देख रहे थे। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तो देवता बाह बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। तो अब ये सब यहाँ पर व्यंग कस रहे हैं कौन, लेखक। दूसरा टायर
लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। अब क्योंकि उसका टायर जो है फट गया था, जब उस पर दूसरा टायर लगाया गया तो वो फिर से चलने लगी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या वहीं भी कभी भी जाने कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। यानी कि अब जो है उनको ये विश्वास हो गया था कि ये बस अब हमें घर तक नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, उन्हें इसी बस में बिताना है। अब क्या कह रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बिताना है। अब वे घर की तरफ आराम से घर की तरह जो है वो आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो ये था इसका पूरा सार। चैप्टर को पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर आए हैं, इनको आप लिख लीजिएगा ताकि जब आपका चैप्टर में ये कठिन शब्द आए तो यहाँ पर निमित्त लिखा है। निमित्त का मतलब है कारण या साधन। गोता यानी डुबकी लगाना। इत्तेफाक संयोग। बियाबान जंगल या उजाड़ खंड। बियाबान जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि मृतक कर्म, मृत्यु के बाद जो दाह कर्म होता है उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। परिणाम प्रस्थान या मरना और बेताबी बेचैनी। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर देखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके चैप्टर का शीर्षक है बस की यात्रा। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। देखिए क्या कहते हैं लेखक। यात्रा वृतांत बता रहे हैं। एक यात्रा के दौरान जो घटनाएं उनके साथ हुई है उसका यहाँ पर वृतांत बता रहे हैं। कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को जो है सुबह काम पर हाजिर होना था। यानी कि वो जो 5 मित्र थे कहते हैं हम सुबह पहुंच जाएंगे घर, तो हम में से 5 में से 2 लोगों को सुबह क्या जाना था, ऑफिस अपने काम से जाना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। ठीक है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस जो है क्या है, डाकिन है। तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि रात को इस बस में सफर नहीं करना है। तो समझदार लोग हैं इस बस में। अब यहाँ देखिए बस की जो हालत है वो बहुत ही बुरी स्थिति है। ठीक है, बस बहुत बुरी तरह से जो है उसके कांच भी टूटे हुए हैं, उसकी सीट उखड़ी हुई है, तो पूरा जो है बस खराब स्थिति में है। तो यहाँ पर लोगों ने जब लेखक से कहा कि समझदार लोग रात को बस इस बस में सफर नहीं करते, तो तब लेखक ने क्या पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस क्या है, डाकिन है। तो लोगों ने क्या कहा, बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि खूब जो है पुरानी ये बस थी। सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब लेखक ने क्या कहा है, यहाँ व्यंग कसा है। देखा तो श्रद्धा उमड़ रही थी। ठीक है, खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि खूब बूढ़ी थी। सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि उसके कांच भी टूटे हुए थे। और जब रात को सर्दियों में बस चलती है तो हवा चलती है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा व्यंग के जो है विधा में लिखा गया है। सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, यानी कि उसके कांच भी टूटे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए लेखक ने क्या कहा है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि जो
उस बस का जो मालिक था, कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी में था, ठीक है ना। हम में से उस हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? तो अब बस की जो स्थिति है वो देख करके लेखक और उनके जो चार अन्य मित्र हैं, उन्होंने पूछा कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो अब उसने क्या कहा, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो अब जो है वो उससे पूछ रहे हैं कि यही तो हम देखना चाहते हैं कि इतनी जर्जर अवस्था में ये बस चलती भी है। तो उसने क्या कहा, जो कंपनी का हिस्सेदार था उसने कहा, हाँ चलती है, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो अब इन्होंने क्या कहा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। अब आगा पीछा करना यानी कि अब वो डर गए कि कहीं ये बस कहीं खाई में जाकर न गिर जाए, किसी पेड़ से न टकरा जाए, क्योंकि वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, बहुत बुरी अवस्था में थी। तो अब जो है उनके एक डॉक्टर मित्र ने क्या कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। उसने क्या कहा, ये जो बस है ये वृद्धा अवस्था में है, पुरानी है, अनुभवी है। तो ये बस क्या है, अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। यानी कि जो नई नई बस होती है उसमें हो सकता है ड्राइवर भी नया नया हो। तो अब जो है उस डॉक्टर मित्र ने क्या कहा कि डरो मत, चलो, ये जो बस है ये अनुभवी है, विश्वसनीय है, यानी कि ये आती जाती रहती होगी, इसलिए इसमें कोई डर नहीं है। ये जो नई नवेली बस है, जो नई नई बसें होती है उनसे ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ठीक है, हम बैठ गए। अब लेखक और उनके मित्र बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। ठीक है, अब वो क्योंकि जा रहे थे तो उनके साथ वहां कुछ उनको छोड़ने भी आए होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदाई देने आए हो। ठीक है, उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। तो अब लेखक क्या कहते हैं कि जो घर से उनको छोड़ने आए थे वहां पर बस स्टैंड पर, तो कहते हैं कि उनकी आंखें क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी कि मरना जीना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, यानी कि जिसने जन्म लिया है तो वो मरेगा। तो उनकी आंखें ये कह रही थी, किसके लिए, इन 5 मित्रों के लिए, कि अब इस बस में अब दोबारा घर आने वाले नहीं है। राजा रंक फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो ये जो है, अब देखिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद उस बस का इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ, जैसे कि पूरी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे क्योंकि कांच भी टूटे हुए थे उस बस के। कहते हैं बस स्टार्ट तो हो गई, लेकिन इंजन ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे ही पूरा बस ही क्या हो, इंजन हो। और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम बस के अंदर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे क्योंकि सारे कांच टूट गए थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि जो आधे कांच थे, अब बस हिलेगी तो वो आधे कांच फिर नीचे आएंगे, तो अब नीचे आएंगे तो इन लोगों को चोट लग जाएगी। तो कहते हैं जो बचे थे अब उनसे हमें क्या करना था, बचना था। ठीक है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब लेखक कहते हैं क्योंकि खिड़की के सामने तो कांच थे आधे, तो कहते हैं हम फौरन से खिड़की से जो है दूर सरक गए, वहां से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो अब लेखक ने बताया कि इंजन अब चलने लग गया और उनको क्या प्रतीत हो रहा था, जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन हो। अब कहते हैं बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कि अब जब बस चल रही थी तो उसका पूरे जो हिस्से थे वो हिल रहे थे, बस का पूरे पार्ट जो है उसके हिल रहे थे। पूरी बस जो है
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब किया था? जब हम भारतीयों को उन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजों की आपको जो वो कह रहे हैं उनका कहना नहीं मानना है। यानी कि जो ड्राइवर है, चलाने वाला है, वो कुछ और कह रहा है और बस के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जो है चल रहे थे। यानी कि बस के जो उसमें जो सामान था, जो सीट थी, वो बस का साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से क्या चल रहा था? असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही हो। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि इतनी बुरी स्थिति उस बस की थी। ठीक है, तो अब कहते हैं 8-10 मील दूर चलने के बाद ये ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि हम बस में बैठे हैं या बस हम पे बैठी है या सीट हम पे बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब बस इतना तो चल गई 8-10 मील, लेकिन फिर से अब जो है एकाएक यानी कि अचानक से बस रुक गई और क्या मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ठीक है, अब इस स्थिति में उस बस की पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया? छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब देखो किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है बस में, इतने यात्री बिठा रखे हैं और इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की जो रफ्तार है वो कितनी थी? 15-20 मील थी। ठीक है, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसके? बस के। कहते हैं मुझे उस बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट भी सकता था और प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे जो पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। ठीक है, अब लेखक कहते हैं कि मुझे उस बस के किसी भी पार्ट्स पर, किसी भी जो है हिस्से पर भरोसा नहीं था कि ये ठीक ठाक है। उस बस के ब्रेक फेल हो सकते थे। ठीक है, उसका स्टीयरिंग भी टूट सकता था और प्रकृति के जो दृश्य हैं वो बहुत ही उनको लुभावने दिख रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब लेखक क्या कहते हैं कि जो पेड़ मुझे जो है, अब देखिए जब आप किसी अच्छे बस में जाते हैं तो आप उसका जो है उसको जो है मनोरंजन की तरह उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि मुझे हर पेड़ जो है क्या लग रहे थे? अपना दुश्मन उनको लग रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। तो उनको ऐसा प्रतीत होता था कि ये बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि अब जो है ये बस इस झील में सीधे नीचे डुबकी लगाएगी। ठीक है, एकाएक फिर बस रुकी। अब देखिए बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब फिर से वो बस रुकी और ड्राइवर ने क्या की? तरह तरह की तरकीबें की। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो क्या है, फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। फिर से वो क्या कह रहा है, इतनी खराब स्थिति के बाद भी फिर से कंपनी का जो हिस्सेदार था वो कह रहा है कि बस जो है फर्स्ट क्लास है। ठीक है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। रात का समय था। लगता जैसे कोई वृद्धा यानी कि कोई वृद्ध महिला
थक कर बैठ गई हो। हमें जो है ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो अब लेखक क्या कहते हैं कि ये जो बस थी ये वृक्षों की छाया के नीचे बड़ी दयनीय स्थिति में लग रही थी। ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कोई वृद्ध स्त्री जो है थक कर बैठ गई हो। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इसकी मृत्यु हो गई, प्राणांत यानी कि इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियावान में हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि यानी कि इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद जो हम संस्कार कर्म करते हैं वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। अब बस फिर से आगे चलने लग गई। उसकी चाल और कम हो गई, आगे तो चली लेकिन बस की जो चाल है वो और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लग गई, यानी कि जो उसमें हेडलाइट होती है ना, तो उसकी लाइट भी अब कम होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि रात में वो रास्ता क्योंकि जब लाइट कम हो जाएगी तो वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो अब जो है लेखक क्या कहते हैं कि ये जो बस ऐसा प्रतीत उनको हो रहा था कि रात में जैसे धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लग गई, यानी कि आंखें, यानी कि उस बस की जो हेडलाइट है वो कम होने लग गई, कम उजलने लग गई। चांदनी में वो रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो एकदम से वो बस रुक जाती, ठीक है ना, और किनारे खड़ी हो जाती और क्या कहती, निकल जाओ बेटी अपनी तो वह उम्र नहीं रही, ठीक है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते, देखिए अब आगे देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब फिर से जो है, अब एक पुलिया के ऊपर वो जाने ही वाले थे कि एक टायर उसका फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, यानी कि उसका जो अब टायर है वो भी पंचर हो गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती बस। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो पहले तो वो जो है उसे गुस्से से देख रहे थे कि इतनी जर्जर अवस्था में इस बस में जो है ये यात्रियों को लेके जा रहा है। लेकिन अब कहते हैं कि जब बस की इतनी खराब स्थिति जो है उन्होंने देखी, तो कहते हैं कि मैंने अब उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ जो है पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव से क्यों देखा कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहा है। उसे पता है कि टायर इतनी बुरी स्थिति में है, लेकिन फिर भी उसी बस में वो सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि जितना साहस इस आदमी में है, उसे पता है कि बस कहीं भी खाई में जाकर के गिर सकती है, बस जो है किसी पेड़ से टकरा सकती है, बस का टायर जो है इतनी जर्जर अवस्था में है, लेकिन फिर भी वो उसमें सफर कर रहा है। क्योंकि देखिए, औरों को तो नहीं पता, जो यात्री है उन्हें नहीं पता, लेकिन जो ये कंपनी का जो हिस्सेदार है इसे सब पता होने के बाद भी ये अपने जो है यहाँ पर प्राणों की बाजी दे रहा है। किसके लिए, इस बस के लिए। अब कहते हैं कि उस आदमी को देखकर मुझे उसके साहस और बलिदान को देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है इसका, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा, जो ये आदमी है, जो बस का जो ये हिस्सेदार है, ये किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए और मर गया, वह टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर भी व्यंग कसा जा रहा है उस आदमी पर, ठीक है ना, कि किस चीज के लिए वो अपने प्राणों की भी और साथ में उन यात्रियों की भी। तो ये उन सभी
कंपनियों, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बस चलाते हैं और उसकी जो है प्रॉपर वो सर्विस नहीं करते हैं, उसके टायर को, उसके बस की जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको नहीं करते हैं और लोगों को जो है उस बस में बिठा देते हैं। उन सभी के लिए यहाँ पर लेखक ने व्यंग यहाँ पर कसा है। कहते हैं कि जब हम अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम मर जाते, अब उसमें सभी मरते क्योंकि बस जब गिरेगी तो सभी के प्राण जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए और मर गया पर टायर नहीं बदला। तो ये व्यंग कसा जा रहा है यहाँ लेखक के द्वारा कि सब कुछ पता होने के बाद अपने प्राणों और साथ में दूसरों के प्राणों का, दूसरों की जो है जान को भी यहाँ पर खतरे में जो डाल रहा है, उसके लिए यहाँ पर व्यंग कस रहे हैं लेखक। तो क्या कह रहे हैं कि जब इसकी मृत्यु होती है और साथ में हमारी, तो इसके लिए भगवान जो है बाहें पसारे उसका इंतजार करते। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजार रही है और इससे सीधे उस लोक का प्राणायाम कर जाना है, यानी कि सीधे अब जो है मरने की ही वो सोच रहे थे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से जो है क्या होने लगे, घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एक व्यंग और यात्रा वृतांत जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।